नमस्कार, दोपहर के 12 बज गए हैं। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की हंगामेदार शुरुआत हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित होने के बाद विपक्षी दल के राज्यसभा सांसदों ने संसद से बड़े चौक तक मार्च किया। यहां नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीएम मोदी विदेशी धरती पर कई मौकों पर पूर्व की सरकारों पर कमेंट कर चुके हैं। क्या वो लोकतंत्र के अपमान के दायरे में नहीं आता? खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी राज्यसभा के सदस्य नहीं है, फिर भी सदन के नेता ने इसका जिक्र किया। इसके लिए उन्होंने सभापति पर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे चेयरमैन साहब रूल्स की बात करते हैं और यहां एक दूसरे हाउस के लीडर का जिक्र किया और उनके भाषण को तोड़ के पेश किया गया। रूल में और एक व्यक्ति और दूसरे सदन का सदस्य है और उसके बारे में यहाँ पर एलिगेशन लगाना और उनके भाषण को अपने ढंग से पेश करना, ये काम सदन का नेता गोयल जी ने किया और ऐसी अभद्र भाषा उन्होंने इस्तेमाल किया कि शर्म आना चाहिए, वो आना चाहिए। अरे जो चीजें राज्यसभा में आप बोल नहीं सकते, अगर आपको बोलना है तो नोटिस देकर लोकसभा में बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया क्योंकि इस देश के डेमोक्रेसी को अपमान करने का उनका सारा प्रयत्न है और खुद डेमोक्रेसी को यहाँ कुचल रहे हैं। डेमोक्रेसी को और संविधान को कोई जगह मोदी जी के राज्य में नहीं है और बीजेपी के राज्य में नहीं है। इससे पहले संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की आज तूफानी शुरुआत हुई थी। लंदन में राहुल गांधी के बयान पर संसद के दोनों सदनों में ऐसा बवाल मचा कि दोनों सदनों की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हम आपको बता दें, लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के बयान के मुद्दे को उठाया और संसद के पटल पर राहुल गांधी से माफी की मांग की। उधर राज्यसभा में इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच नोकझोंक देखने को मिलेगा। समूह का है। मैं आप सारे पत्रकारों से रिक्वेस्ट करूंगी, इसमें जांच करें कि ये एसीसी और अंबुजा सीमेंट किसका है। ये उसी इंसान के नाम पे है जिनको दरकिनार किया गया था अदानी ग्रुप की तरफ से कि वो हमारे भाई जरूर हैं पर उनका हमारे बिजनेस में कोई हस्तक्षेप नहीं है। वो दुबई में बैठते हैं। उसकी जांच और उसके बारे में आवाज उठाने की जिम्मेदारी मैं आप पर छोड़ती हूँ। और आखिर में विनय विश्वम जी सीपीआई से। फ्रेंड्स, टुडे आल्सो तो ब्रेकिंग न्यूज में तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, अब आपको सुनवाते हैं वो बयान जो संसद में आज चर्चा के केंद्र में रहे। श्री राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को कंडम किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। चेयर के ऊपर आरोप लगाते हैं सर। उनका माइक पूरा चालू था सर, शुरू था। जब आपने उनका पूरा मौका दिया, उन्होंने पूरा बोला। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, when the fundamental rights are suspended during the emergency, who was in power sir? डेमोक्रेसी का क्या हो गया था? जब एक ऑर्डिनेंस जिसमें मनमोहन सिंह जी के अध्यक्षता में शरद पवार, प्रणब मुखर्जी जैसे नेता एक ऑर्डिनेंस प्रोमुगेट किया था, उसको सारे मीडिया के सामने फाड़ के फेंक दिया था और उसको नॉनसेंस कहा गया था। When was the democracy at that time, sir? आज लोकसभा का सत्र शुरू हुआ है। लोकसभा के अध्यक्ष जी को इस पर एक कार्रवाई करनी चाहिए कि जो व्यक्ति
सदन में 52 मिनट तक बोलने का काम किया, गालियां देने का काम किया, बेहताशा झूठे आरोप लगाने का काम किया, और वो व्यक्ति विदेशों में जाकर के भारत के लोकतंत्र को, भारत के संसद को, भारत को अपमानित करने का, गाली का काम किया। इन पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। दक्षिण कोरिया में जाकर कहते हो कि भारत में पैदा होना भी दुर्भाग्य माना जाता था, तब नहीं परेशान होते आप कि देश की छवि के साथ आप क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, लोकतंत्र पे हमले आप करते हैं तो इसलिए चर्चा उस पर होती है, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बच्चों के बीच में लोकतंत्र के सामने चुनौतियों पर अगर चर्चा हो रही हो तो लोकतंत्र को मजबूत करने की कवायद है। आपको नहीं समझ में आ रही है बात। प्रधानमंत्री जी, कुछ गलतफहमियां आपने पाली हुई हैं अपने विषय में। आप सिर्फ एक प्रधानमंत्री हैं, आप भगवान नहीं हैं। तो राज्यसभा में आज जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ है, और बता दें कि राज्यसभा लोकसभा जो है दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा में हंगामा हुआ, लोकसभा में हंगामा हुआ, 2 बजे तक स्थगित किया गया। राज्यसभा में राहुल को लेकर आज शोर भरपूर था। सभापति को कई दफा रोकना टोकना पड़ा। पीयूष गोयल और खड़गे दूसरे पर जबरदस्त हमला करते रहे। जुबानी वार पलटवार का दौर देखने को मिला। किस प्रकार से बहुत ही शर्मनाक तरीके से एक विपक्ष के वरिष्ठ नेता ने भारत के लोकतंत्र के ऊपर प्रहार किया। भारत में जिस प्रकार से एक विदेशी देश में जाके जिस प्रकार से उन्होंने भारत की सेना का अपमान किया, भारत के सदन का अपमान किया, अध्यक्ष का अपमान किया, जिस प्रकार से उन्होंने प्रेस का अपमान किया, जुडिशरी का अपमान किया, और पूरे देश ने देखा कि विदेशी धरती पर जाकर विपक्ष के नेता ने किस प्रकार से पूरे भारतवासियों के ऊपर चोट लगाई है। मैं समझता हूँ पूरे देश और हर भारतवासी का उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने यहाँ के सेना की माफी मांगनी चाहिए, सदन में आके प्रेस की, जुडिशरी की, भारत में जो लोकतंत्र चल रहा है उस पर उनके प्रहार की माफी मांगनी चाहिए। कि 258th सेशन में और 259th के पार्ट ऑफ द सेशन में सभापति की हैसियत से 267 नियम के तहत दिए गए प्रतिवेदन को मना करने के अलावा मैंने कभी किसी माननीय सदस्य को नियमानुसार बोलने पर नहीं रोका। मेरे लिए एक पीड़ा का विषय है, क्योंकि मैं भी माननीय एलओपी को सुनूंगा, सदन के नेता बोल चुके हैं। एक पीड़ा का विषय है कि आप सबकी सहमति से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में महत्वपूर्ण मुद्दे पर 12 घंटे का समय एलोकेट किया गया था, और जब पूर्व वित्त मंत्री वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम बोल रहे थे तो उन्होंने सदन में कहा कि मैं अपने वक्तव्य में इस विषय पर किसी भी विषय को रेज कर सकता हूं, और यही सदन की परंपरा भी रही है। मेरे लिए चिंता का विषय है, आप लोगों के लिए चिंतन का विषय है कि हम 12 घंटे तक चर्चा नहीं कर पाए। तो यहां पर आप पीठासीन अधिकारी को सुन रहे थे। मौसमी मेरी सहयोगी जुड़ रही है। मौसमी, राहुल भले ही विदेश में हो लेकिन सत्ता पक्ष जो है वो हमलावर है, और ये बड़ा दिलचस्प है कि विपक्ष से पहले सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष को घेर रहा है, और विपक्ष काउंटर में जवाब दे रहा है, चाहे पवन खेड़ा हो यहां पर या राहुल गांधी हो विदेश में बैठकर। बिल्कुल, देखिए 16 विपक्षी दलों की बैठक ली थी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने। ये कार्रवाई शुरू होने से पहले 10:30 बजे बैठक होती है, और 11 बजे जब मौसमी आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ कह रहे हैं इस वक्त। आइए सीधे रुक करते सुनते हैं। सबको दिख रहा है किस ढंग से वो डेमोक्रेसी प्रोसेस चला रहे हैं, किस ढंग से रूलिंग पार्टी उठ के खड़े होकर हंगामा कर रही है। अगर उनको रूल्स के मुताबिक करना है लोकसभा में करना चाहिए था। सर, जिस तरह राहुल गांधी से माफी की मांग करी उसको अरे चलो भाई, मेरे पास नहीं आता।
गांधी के माफी वाले बयान पर माइक हटाकर यहां से वो चले गए। मौसमी, ये जो सारी चीजें निकल कर आ रही, चर्चा केंद्र में है, जवाब दिया, लेकिन राहुल के माफी वाले बयान जब पूछा तो माइक हटा दिया, कहा चलिए आगे बढ़िए, और वहां से वो निकल गए। संसद में भी बीजेपी यही कोशिश कर रही है, पीठासीन अधिकारी को भी हमने सुना। तो ये सत्ता पक्ष का अटैक करना और विपक्ष का डिफेंस करना, वो भी तब जब इतनी बड़ी बैठक हुई, थोड़ा सा समझ से परे है। किसकी स्ट्रेटेजी अच्छी लग रही है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो बोल रहे थे वो विजय चौक पे बोल रहे थे, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि विपक्ष को अपनी लाइन ऑफ अटैक जो है विजय चौक से शुरू करनी पड़ी, क्योंकि सदन में जो कार्रवाई है वो 2 बजे तक जब स्थगित हुई तो बीजेपी के हंगामे पर हुई। बीजेपी के सांसद स्थगन प्रस्ताव देते हैं और बीजेपी के जो सरकार के दिग्गज नेता है वो सीधा प्रहार करते हैं। तो जो लाइन ऑफ अटैक बीजेपी की है वो बिल्कुल क्लियर है कि संसद में भी, सड़क से लेकर संसद में भी राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी लगातार प्रहार करेगी। और मैं ये बता रही थी कि 10:30 बजे 16 विपक्षी दल मिलते हैं कि अडानी पर हम हमला करेंगे बीजेपी सरकार पर, लेकिन 11 बजे एडजर्नमेंट बीजेपी नेताओं के बयानों पर होता है और हंगामे पर होता है, क्योंकि अटैक राहुल गांधी पर काउंटर हो जाता है। तो अपने आप में आप अंदाजा लगा लीजिए कि बजट सत्र का दूसरा चरण कितना हंगामेदार होने वाला है। और राहुल गांधी भी अब वापस आएंगे, संसद में नजर आएंगे। यहाँ देशद्रोह के मुकदमे से लेकर राहुल गांधी माफी मांगे की मांग कर चुके हैं बीजेपी के नेता। तो ये आर पार की लड़ाई अब चलती रहेगी। दिलचस्प आप बनी रही हमारे साथ, आपके पास हम लौटेंगे। लेकिन इधर अडानी के मसले पर आज कांग्रेस का राज्यों की राजधानी में प्रदर्शन चल रहा है और अनुराग ठाकुर कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। Films and the Indian film content makers have the potential to make it big in the coming years as well. It is just the beginning, I could say. India will become the content hub of the world. And once again, congratulations to both the teams. As we know, the story writer अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे। दरअसल आरआरआर की जो गाना है नाटू नाटू, उसे ऑस्कर का अवार्ड मिला और उसी को लेकर अनुराग ठाकुर यहां पर अपनी बात रख रहे थे। इस खबर पर भी हम आगे आएंगे, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं अडानी के मसले को लेकर। ब्रेकिंग न्यूज में, जिस पर आज कांग्रेस का राज्यों की राजधानी में प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस नेता मार्च करते हुए राजभवन पहुंचे हैं और वहां अडानी मामले की जांच के लिए जेपीसी बनाने की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, जेपीसी की मांग को लेकर आज कांग्रेस का राज्यों में प्रदर्शन है और अडानी के मामले को लेकर यह पूरा प्रदर्शन है, जहां पर राज्यों की राजधानी में प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस नेता मार्च करते हुए राजभवन पहुंचे हैं और अडानी मामले की जांच के लिए जेपीसी बनाने की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अडानी मामले की जांच को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है और कांग्रेस का कई राज्यों में प्रदर्शन है। 2 तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तस्वीर चंडीगढ़ से और दूसरी तस्वीर जम्मू से, और दोनों जगह पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। अडानी के मामले पर जेपीसी बनाकर, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाकर जांच की मांग कांग्रेस की तरफ से की गई है। 2 तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं और महत्वपूर्ण तस्वीरें। कांग्रेस आगे देशव्यापी प्रदर्शन करने की बात भी कह रही है, जहां पर पूरे देश में वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। लेकिन फिलहाल ये प्रदर्शन जो है ये अडानी के मामले को लेकर है, जहां पर राज्यों में प्रदर्शन किया जा रहा है। 2 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया, पुलिस प्रशासन यहां पर सक्रियता दिखाते हुए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तय कर लेना आप कि याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा, जीवन जय या मरण होगा, लेकिन अडानी घोटाले का पर्दा फाश होगा, ये तय है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। राहुल गांधी बोलते हैं मारो माइक बंद कर देवे तो कर ही देवे। पूरा देश देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है, यूट्यूब को जमानो है। आप माइक बंद करोगे तो बोलेंगे ही, आप बोलने नहीं दे रहे किसी को। तो प्रताप सिंह खाचरियावास सुन रहे थे, जो कह रहे थे कि माइक बंद कर दिया जाता है हमारा। इधर प्रदर्शन दिखा रहे हैं, अलग अलग बातें। जम्मू और चंडीगढ़ की 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और अडानी के मामले को लेकर यह प्रदर्शन है। अलग अलग मामलों को लेकर कांग्रेस इस वक्त अलग अलग जगह अलग अलग प्रदर्शन कर रही है, अलग अलग बातें रख रही है। लेकिन यहां पर जो 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं ये अडानी के मामले को लेकर है। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद से कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। आज संसद में भी कोशिश थी कि इस मामले को लेकर सवाल जवाब किए जाएंगे, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी के बयानों को लेकर सत्ता पक्ष ने
कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। उन पर देशद्रोह के मुकदमे से लेकर देश के खिलाफ बोलने, माहौल बनाने का आरोप लगाने लगी और उसके बाद हंगामे की भीड़ चढ़ गया। 2024 के चुनाव से पहले इसी साल कर्नाटक में चुनाव है और बीजेपी ने एक बार फिर से दक्षिण अकेला फतेह करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी ने कर्नाटक को न सिर्फ 16,000 करोड़ की सौगात दी, बल्कि कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में बिजी है और मोदी बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे बनाने में बिजी है। फूलों की बरसात, हजारों करोड़ की योजनाओं की सौगात, दौरा धुआंधार और कांग्रेस पर करारा प्रहार। चुनावी राज्य कर्नाटक पहुंचे पीएम मोदी के एक दिन के मेगा शो में वो हर कुछ था जो बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने वाला था, विरोधी दलों की चिंता बढ़ाने वाला था। बीते 3 महीने में ये पीएम मोदी का छठा कर्नाटक दौरा था और इस बार जेडीएस के गढ़ मांड्या से पीएम मोदी ने हुंकार भरी, कांग्रेस और विरोधी दलों के खिलाफ मंच से ललकार भरी। डबल इंजन सरकार के इन प्रयासों के बीच कांग्रेस और उनके साथी क्या कर रहे हैं? कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में बिजी है और मोदी बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे बनाने में बिजी है। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में व्यस्त है और मोदी गरीब का जीवन आसान बनाने में व्यस्त है। मंड्या में पीएम मोदी का भव्य रोड शो हुआ। समर्थकों ने मोदी पर फूल बरसाए, मोदी मोदी के जयकारे लगाए। पीएम ने यहां पारंपरिक लोक नृत्य का भी लुत्फ उठाया। इसके बाद मोदी ने हुबली धारवाड़ जिलों में करीब 16,000 करोड़ की योजनाओं की आधारशिला रखी। धारवाड़ में नई आईआईटी की शुरुआत की। प्रदेश में तेजी से विकास को डबल इंजन सरकार का नतीजा बताया। विकास की योजनाओं को विरोधियों पर हमले का हथियार बनाया और जनता के आशीर्वाद को अपना सुरक्षा कवच बताया। कर्नाटक के तेज विकास के लिए डबल इंजन सरकार जरूरी है। मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रहे कांग्रेसियों को पता नहीं है कि देश की करोड़ों माताओं, बहनों, बेटियां, देश के लोगों का आशीर्वाद मोदी का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। कर्नाटक में अगले 2 महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। कर्नाटक की सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी अपना दमखम लगा रही है। पीएम मोदी के लगातार दौरों से अपने अभियान को आगे बढ़ा रही है। साल 2014 से पहले कांग्रेस की जो सरकार केंद्र में थी और मिलीजुली सरकार थी, भांति भांति लोगों के समर्थन से चल रही थी, उसने गरीब आदमी को, गरीब परिवारों को तबाह करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। कांग्रेस की सरकार ने लूट लिया था। कांग्रेस को कभी गरीब के दुख दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ा है। कर्नाटक की लड़ाई इस बार बेहद दिलचस्प है। कांग्रेस, जेडीएस जैसे दल प्रदेश में वापसी के लिए जोर लगा रहे हैं, वहीं बीजेपी तमाम योजनाओं और पीएम मोदी के प्रचार के जरिए सत्ता में बने रहने का भरोसा जता रहे हैं। कर्नाटक पर पीएम मोदी की भी खास नजर है, जो उनके दौरे में साफ नजर आ रही है। विरोधियों के हमले पर पीएम मोदी के जवाब से कर्नाटक का सियासी माहौल गर्मा रहा है। सगाई राज, मांड्या, आज तक। ऑस्कर में नाटू ने झंडा गाड़ा तो क्रिकेट के मैदान में टीम इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में एंट्री मिल गई है। अहमदाबाद टेस्ट खत्म होने से पहले ही क्राइस्टचर्च टेस्ट से यह खबर आई। दरअसल न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हरा दिया और
भारत के पड़ोसी मुल्क को टेस्ट चैंपियन की होड़ से बाहर कर दिया। क्राइस्टचर्च के नतीजे के बाद अहमदाबाद टेस्ट के नतीजे की अहमियत नहीं है और यहां हालांकि लग रहा है कि टेस्ट मैच जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। सीरीज भी भारत एक बार फिर से बॉर्डर गवास्कर सीरीज अपने नाम करेगा, क्योंकि 2-1 से यह सीरीज ड्रॉ हो जाएगी। लेकिन उधर न्यूजीलैंड ने जब श्रीलंका को हराया तो फिर भारत का WTC फाइनल में पहुंचने का टिकट जो है वो पक्का हो गया। 7 से 11 जून को इंग्लैंड के ओवल में फाइनल है। विक्रांत मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। विक्रांत, आज तो इंडिया के लिए खुशी खुशी का दिन है। एक तरफ नाटू का जश्न, श्रीलंका की हार, और यहां पर बॉर्डर गवास्कर सीरीज भी लग रहा है कि आज हमारे नाम हो जाएगी टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ। सही कहा आपने, दिन का आगाज बड़ा जबरदस्त हुआ है। दोपहर को न्यूजीलैंड ने आपको फेवर कर दी और जैसे आपने बताया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तो खैर भारत के नाम रहेगी। ये टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ बढ़ रहा है। कामयाबी, क्योंकि WTC साइकिल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है शुभांकर, ये सिर्फ पॉइंट्स पर नहीं खेला जाता, ये परसेंटेज पॉइंट्स पर खेला जाता है। अब श्रीलंका क्यों एक कंटेंडर था? क्योंकि उसके परसेंटेज पॉइंट्स बन रहे थे, क्योंकि वो कम टेस्ट मैच खेले थे। अगर आप जीतने के लिहाज से देखें तो उनके पॉइंट्स तो कहीं नहीं थे। खैर एक बड़ा जबरदस्त टेस्ट मैच हुआ और एक वक्त तो ये लगा कहीं श्रीलंका असंभव न कर दे, मतलब जैसे उन्होंने आखिरी घंटे में फाइट बैक की थी। बहरहाल भारत पहुंच गया WTC फाइनल, आपने सही कहा। लेकिन सवाल यह है कि ओवल के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जब आमने सामने होंगे तो ये सीरीज फिलहाल चल रही है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, इसका साइकोलॉजिकल एज भारत कितना लेकर जाता है? बिल्कुल सही बात है। हालांकि विराट कोहली की फॉर्म से हमें उम्मीद है, शुभमन गिल के शतक से उम्मीद है कि यहां से WTC का फाइनल 7 से 11 जून जब होगा तो भारत वहां पर भी परचम लहराएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत तमाम बातचीत के लिए। और सतीश कौशिक की बात कर लेते हैं। अब एक्टर सतीश कौशिक की मौत को लेकर उठाए गए सवालों की गुत्थी अभी सुलझी नहीं है। दिल्ली में जिस फार्म हाउस पर सतीश कौशिक की पार्टी के बाद तबियत बिगड़ी, उस फार्म हाउस के मालिक की पत्नी ने सतीश कौशिक की हत्या की आशंका जताई और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने फार्म हाउस के मालिक विकास मालू समेत करीब 20 लोगों से पूछताछ की है। अब सतीश कौशिक की मौत में गड़बड़ी की आशंका जताने वाली महिला सानवी मालू से भी पुलिस पूछताछ करने वाली है। दिल्ली के फार्म हाउस पर होली की पार्टी के बाद रात में अचानक सतीश कौशिक की तबीयत बिगड़ी और अस्पताल जाते जाते उनकी मौत हो चुकी थी। फोर्टिस अस्पताल में सतीश कौशिक को मृत घोषित किए जाने के बाद जब उनका पोस्टमार्टम कराया गया तो शुरुआती रिपोर्ट में दिल के दौरे से मौत की रिपोर्ट लिखी गई। लेकिन पुलिस को विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार है, क्योंकि सानवी मालू नाम की एक महिला ने सतीश कौशिक की मौत को लेकर बड़े सवाल उठाए हैं। सानवी मालू ने आरोप लगाया कि सतीश कौशिक की हत्या की आशंका है, क्योंकि सतीश कौशिक का विकास मालू नाम के शख्स के पास 15 करोड़ रुपए बकाया थे, जो विकास मालू लौटाना नहीं चाहता था। अगस्त 2022 में उस पैसे को लेकर दुबई में दोनों के बीच बहस भी हुई थी। दिल्ली पुलिस को जब इस महिला के वकील की ओर से लिखित शिकायत दी गई तो पुलिस ने फार्म हाउस पर पार्टी वाले दिन की 7 घंटे की CCTV फुटेज कब्जे में ली। फार्म हाउस के मालिक विकास मालू से लेकर पार्टी में आए मेहमानों से भी पूछताछ की गई, क्योंकि पुलिस को फार्म हाउस से कुछ दवाइयां भी मिली थी। सतीश कौशिक की हत्या की आशंका जताने वाली विकास मालू की पत्नी को दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। दिल्ली पुलिस ने नोटिस में कहा है कि उन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं उसके आधार पर वो दिल्ली पुलिस के सामने आए और अपना स्टेटमेंट जारी करें। वहीं दिल्ली पुलिस का लगातार इस मामले में कहना है कि सतीश कौशिक की मौत हार्ट अटैक से हुई है। इस मामले में फार्म हाउस के गार्ड और कर्मचारी समेत तकरीबन 20 लोगों के बयान अब तक दर्ज किए जा चुके हैं। विकास मालू की पत्नी के बयान दर्ज करने के बाद एक बार फिर से दिल्ली पुलिस विकास मालू का बयान दर्ज करेगी। दरअसल पुलिस की सारी पड़ताल सानवी मालू नाम की इस महिला के आरोपों के बाद शुरू हुई। अब सुनिए इस आरोप और विकास मालू की सफाई। कुछ टाइम पहले 2022 अगस्त में मेरे हस्बैंड और सतीश जी के बीच में कोई पैसों को लेके आर्ग्यूमेंट हुई थी और जिस आर्ग्यूमेंट में सतीश जी ने जो मेरे हस्बैंड विकास मालू को 15 करोड़ रुपए दिए हुए थे वो उनसे वापस मांग रहे थे क्योंकि उनको पैसों की ज़रूरत थी। तो 24 अगस्त को जब दोबारा आर्ग्यूमेंट हुआ तो उन्होंने कहा कि जब मैंने आपको कह दिया है कि मैं आपको ये पैसे इंडिया में दूंगा और इन पैसों का कोई हिसाब तो है नहीं क्योंकि कैश में लेन देन हुआ था तो आप कोई कानूनी कार्रवाई तो कर नहीं सकते,
सतीश जी को ये सुन के बहुत अजीब लगा था। तो बाद में एक काम करे, वो प्रूफ कर दे अपने आप को। प्रूफ करना तो उनका आ गया है। अगर कोई बात अगर होगी तो प्रूफ तो वो करें। आज तक हमारे बीच में कोई, जब मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि हमारे बीच में कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं था, तो फिर हमारे बीच में ये बातें आएंगी क्यों? क्योंकि विकास मालू और सतीश जी जो है बिजनेस उनके लिंक भी हैं और जुड़े हुए हैं। उनका कोई स्क्रिप्ट बैंक भी बना हुआ है विद अनिल कपूर और अदर एक्टर्स के साथ, तो उनका बिजनेस लिंक भी है और ये उसी चक्कर में ये इन्वेस्टमेंट किया गया था। इस पति पत्नी के आरोपों और सफाइयों के बीच दिल्ली पुलिस ने 174 सीआरपीसी के तहत गवाहों के बयान दर्ज किए हैं, साक्ष्य जमा किए गए हैं और आगे की जांच की जा रही है। हालांकि सतीश कौशिक और विकास मालू के बीच 15 करोड़ रुपए के लेन देन के मामले को लेकर सतीश कौशिक के परिवार की ओर से अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। 2024 के चुनाव में जो मुद्दे गूंजेंगे उनमें सबसे बड़ा मुद्दा है हिंदू मुसलमान का, और इस मुद्दे को हवा देने की शुरुआत हो गई है। ताजा बयान है तौकीर रजा का। इत्तेहादुल मिल्लत के मुखिया तौकीर रजा ने आरोप लगाया कि मुस्लिम लड़कियों का धर्मांतरण किया जा रहा। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का ख्वाब देखने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा हो। हिंदू राष्ट्र वालों पर कोई मुकदमा कायम नहीं करती है, उन पर गिरफ्तारी नहीं करती है, तो फिर जो खालिस्तान की मांग करते हैं उनकी मांग भी जायज है, उनकी मांग की भी हिमायत की जाएगी। ऐसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा और देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए जो ये कहकर हिंदू संस्कृति के खिलाफ बात करते हैं। मौलाना तौकीर रजा, यह देश हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। 2024 के चुनाव से पहले हिंदू और मुसलमान वाली राजनीति छाई हुई है, मगर इस राजनीति में तड़का लगाया तौकीर रजा ने। पहले सुनिए उन्होंने कहा क्या। तकरीबन 10 लाख, एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 10 लाख मुसलमान लड़कियों को बहकाकर, लालच देकर, अगवा करके, पूरे हिंदुस्तान का सर्वे बता रहा हूं, उन्हें हिंदू बना लिया गया, घर वापसी का नाम दिया गया। पता नहीं ये डाटा तौकीर रजा कहां से लेकर आए थे, न जाने कि सर्वे से उन्हें ये जानकारी मिली थी, मगर वो भड़के हुए थे, पूरे रौ में बोल रहे थे, खासकर उनके खिलाफ जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। तौकीर रजा सवाल कर रहे हैं कि अगर खालिस्तान की मांग करने वाले देशद्रोही हैं, तो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर भी देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज होता। अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करना दुरुस्त है, सरकार हिंदू राष्ट्र वालों पर कोई मुकदमा कायम नहीं करती है, उन पर गिरफ्तारी नहीं करती है, तो फिर जो खालिस्तान की मांग करते हैं उनकी मांग भी जायज है, उनकी मांग की भी हिमायत की जाएगी। अगर आप हिंदू राष्ट्र की मांग करोगे तो उनकी उस जायज मांग को, उनके खिलाफ क्यों मुकदमे किए जाते हैं। तौकीर रजा धमकी देने के अंदाज में कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले समझ लें कि अगर मुस्लिम नौजवानों ने मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर दी तब क्या होगा। वरना हमें अंदेशा इस बात का है कि कल ऐसा ना हो कि ये हिंदू राष्ट्र वाले इतनी नफरतें बढ़ा दे, इतनी परेशानियां बढ़ा दे, अफरा तफरी का माहौल बने और हमारे नौजवान कल खड़े हो जाए और जो वो ऐलान करे कि हमें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। तौकीर रजा के इन बयानों ने सियासत में भूचाल ला दिया। सबसे पहले धर्म गुरुओं ने तौकीर रजा को पाठ पढ़ाया। मौलाना तौकीर रजा, यह देश हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। हिंदू राष्ट्र कोई तगमा नहीं है कि हिंदुस्तान को पहना दिया जाए। कष्ट इस बात की है, यह सेकुलर मुल्क तभी तक है जब हिंदू बहुसंख्यक है। अफगानिस्तान की स्थिति देख लीजिए, पाकिस्तान का स्थिति देख लीजिए, बांग्लादेश देश का स्थिति देख लीजिए। धर्म के आधार पर देश का बंटवारा तो एक बार हो चुका है, आपके पूर्वज ने करा दिया, आपके पूर्वज चले भी गए। आप लोग तो लालची थे जो हिंदुस्तान में रुक गए। और मैं डंके की चोट पे कहता हूं, दुनिया की कोई ताकत अब नहीं है जो इस देश को बांट सके, क्योंकि हिंदू सतर्क हो चुका है, सजग हो चुका है, जागरूक हो चुका है।
मगर मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा के बयान को सही मान रहे हैं, दुरुस्त मान रहे हैं, कह रहे हैं 100% सही कहा है उन्होंने। देखिए, तौकीर रजा साहब का जो बयान आया है वो सही है, दुरुस्त है। मैं ये बात कहता हूँ कि ये मुल्क जितना हमारे हिंदू भाइयों का है, इतना ही मुसलमानों का है, इतना ही सिखों का है, ईसाइयों का है। इस मुल्क के लिए तमाम ही जात और मज़ाहिब के लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। धर्मगुरुओं के बीच जुबानी जंग के साथ ही सियासी जंग भी शुरू हो गई है। यूपी के मंत्री ने कहा कि ऐसा बयान देने वाले समाज को दूषित करने का काम कर रहे हैं। ये लोग वही लोग हैं जो इस देश में अमन चैन का वातावरण नहीं रहने देना चाहते हैं। आज कानून का राज है। माननीय मोदी जी ने कभी जब भी उनका बयान है वो 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए बात करते हैं। जोगी जी 24 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों की बात करते हैं। ये वो लोग बात कर रहे हैं जो केवल कुछ जाति मजहब की बात करके जो है समाज को दूषित करने का काम करते हैं। वो लोग इस तरह की बात करते हैं। तो समाजवादी पार्टी ने तौकीर रजा का समर्थन किया, साथ में ये भी कहा कि देश कानून से चले, नफरत से नहीं। जब एक कानून मौजूद है तो ये सवाल ही क्यों पैदा हो रहा है और क्यों ऐसी बातें ये हिंदू साहिबान कर रहे हैं, बीजेपी या आरएसएस के लोग उनके मसले क्यों उठा रहे हैं। मुल्क को चलने दें, हमदर्दी की बात करें, नफरत की बात नहीं करनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि ये जंग अभी शुरू हुई है। जैसे जैसे चुनावी पारा चढ़ेगा, हिंदू मुसलमान वाला दांव और चलेगा। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।